नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की बिल्कुल शुरुआती जड़ों में उतर रहे हैं, वो दौर जिसे आदिकाल कहा जाता है। जी। हमारे पास उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के एमए हिंदी पाठ्यक्रम से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं और हम इन्हीं के आधार पर इस जमाने की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि ये शुरुआत कैसी थी। हाँ, मतलब मकसद यही समझना है कि आखिर इस शुरुआती दौर की पहचान क्या थी, किस तरह की बातें लिखी जा रही थी और क्यों इसे आदिकाल नाम दिया गया है, जबकि कुछ और नाम भी थे सुनने में आते हैं। जी, नाम को लेके तो काफी बहस हुई है। और ये भी कमाल की बात है ना कि उस जमाने में एक तरफ तो वो रहस्य में डूबे योगी थे, सिद्ध और नाथ। हाँ, और दूसरी तरफ राजाओं की शान में लिखने वाले कवि और साथ ही आम लोगों की पहेलियां भी। बहुत विविधता थी सही में। तो चलिए इसी मिलीजुली दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये आदिकाल, ये कब से कब तक का समय माना जाता है? मुझे लगता है इस पे काफी अलग-अलग राय हैं। हाँ, समय को लेकर थोड़ी खींचतान जरूर है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका बहुत बड़ा नाम है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इसका समय मोटे तौर पर माना संवत 1050 से 1375, मतलब करीब 10वीं सदी से 14वीं सदी के बीच। अच्छा। लेकिन फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जैसे विद्वान हैं, वो मानते हैं कि हमें थोड़ा और पीछे जाना चाहिए, शायद 7वीं-8वीं सदी तक भी। ओह, इतना पीछे? हाँ, खासकर अगर हम उस भाषा को भी देखें जिससे हिंदी निकली, यानी अपभ्रंश, तो कोई एक पक्की तारीख देना मुश्किल है। कह सकते हैं कि ये एक लंबा फैला हुआ दौर था। और सिर्फ समय ही नहीं, इसके नाम पर भी तो काफी बहस हुई है। शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल कहा था, है ना? बिल्कुल। शुक्ल जी ने उस समय जो रचनाएं ज्यादा देखी वो थी रासो काव्य, जैसे पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो। हाँ, सुना है। इनमें राजाओं की वीरता, युद्धों का जबरदस्त वर्णन था। तो उन्हें लगा कि भाई ये पूरा दौर ही वीर गाथाओं का है, इसीलिए उन्होंने नाम दिया वीर गाथा काल। लेकिन ये नाम सबको पसंद नहीं आया। नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि सिर्फ वीरता की कविताएं ही तो नहीं थीं। अच्छा, और क्या था? अरे उसी दौर में सिद्ध और नाथ योगी अपनी रहस्यमयी बातें कह रहे थे। जैन मुनि धर्म और नैतिकता पर लिख रहे थे। और फिर विद्यापति और अमीर खुसरो जैसे कवि तो बिल्कुल अलग ही रंग बिखेर रहे थे। कोई श्रृंगार में डूबा था तो कोई पहेलियां बना रहा था आम लोगों के लिए। ये तो काफी अलग-अलग चीजें हो गई। तो इसीलिए द्विवेदी जी को लगा कि सिर्फ वीर गाथा कहना वो पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। उन्होंने आदिकाल नाम सुझाया। आदिकाल मतलब शुरुआती दौर। हाँ, ये ज्यादा जनरल लगता है। जी, ये नाम ज्यादा समावेशी लगा और आज ज्यादातर लोग इसी नाम को मानते हैं, हालांकि बहसें अभी भी चलती हैं। और भी तो कुछ नाम थे शायद, जैसे चारण काल या बीज वपन काल, सुना है मैंने। जी हाँ, जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजाओं के दरबारी कवियों मतलब चारणों के आधार पर चारण काल कहा। अच्छा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को लगा कि ये तो हिंदी साहित्य के बीज बोने का समय था, तो उन्होंने बीज वपन काल कह दिया। बीज बोने का समय, इंटरेस्टिंग। हाँ, और राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्धों और सामंती राजाओं को देखकर सिद्ध सामंत युग कहा। ये सारे नाम यही दिखाते हैं कि विद्वान इस दौर की किस खासियत पर ज्यादा जोर दे रहे थे। मतलब ये कि ये दौर इतना मिला जुला था कि एक नाम में बांधना ही मुश्किल था। एकदम सही, ये इसकी जटिलता को ही दिखाता है। और जाहिर है उस समय की भाषा भी वो हिंदी नहीं थी जो हम आज बोलते लिखते हैं। ये एक तरह से भाषा के बदलने का, उसके बनने का समय था। बिल्कुल सही कहा। ये वो समय था जब भाषा खुद आकार ले रही थी। साहित्य की मुख्य भाषा थी अपभ्रंश। अपभ्रंश, हाँ, जो उस जमाने की बोलचाल की भाषाओं से निकली थी। संस्कृत, पाली, प्राकृत के बाद का पड़ाव थी ये। अच्छा। इसी अपभ्रंश का रूप धीरे धीरे बदल रहा था। कुछ लोग उसे अवहट्ट कहते हैं या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जैसे विद्वानों ने पुरानी हिंदी कहा। पुरानी हिंदी। हाँ, तो ये भाषा के लिहाज से भी एक संक्रमण का, एक विकास का दौर था। कह सकते हैं कि हिंदी इसी अपभ्रंश की गोद से निकल रही थी। ठीक है, तो अब जरा इस काल के साहित्य की परतों को खोलते हैं। आपने कहा कि बहुत विविधता थी, तो कौन-कौन सी मुख्य धाराएं थी इस दौर के लेखन में? हाँ, इस विविधता को समझने के लिए हम आदिकाल के साहित्य को मोटे तौर पर कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है सिद्धों का साहित्य, सिद्ध, फिर नाथों का साहित्य। जैन कवियों का योगदान भी बहुत बड़ा है। फिर वो रासो काव्य जिनकी बात हमने की। हाँ, वीर गाथा वाले। हाँ,
जी, जे जारेन तादवी भी कहते हैं। और आखिर में कुछ ऐसा साहित्य जो न पूरी तरह धार्मिक था न दरबारी, बल्कि आम जीवन के ज्यादा करीब था, उसे हम लौकिक साहित्य कह सकते हैं। ठीक है, चलिए सिद्धों से शुरू करते हैं। ये सिद्ध कौन लोग थे और क्या लिख रहे थे? सिद्ध असल में बौद्ध धर्म की एक शाखा थी, वज्रयान। उसके मानने वाले साधक थे। अच्छा, बौद्ध। जी, कहा जाता है कि ये 84 थे, जिनमें सरहपा, शबरापा, कढ़ापा जैसे नाम बहुत मशहूर हैं। इनका समय लगभग 7वीं-8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक माना जाता है। और ये थे कहाँ पर ज्यादातर? ज्यादातर पूर्वी भारत में, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, इस इलाके में। और उनके साहित्य में क्या खास बात थी? किस तरह के विचार थे उनके? सिद्धों की सबसे बड़ी बात थी सहज जीवन पर जोर, सहजिया। सहज जीवन। जी, मतलब वो बाहरी पूजा पाठ, कर्मकांड, जाति पाति, वेद पुराण पढ़ना, इन सब का मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि असली ज्ञान तो अपने अंदर है, अपने शरीर में है, उसे बाहर तीर्थों में या पोथियों में खोजने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये तो काफी रैडिकल बात लगती है उस जमाने के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, वो कहते थे बस सहज रहो, अपने स्वभाव में रहो, वही मुक्ति है, बाहरी आडंबर बेकार है। उनकी भाषा के बारे में भी कुछ कहा जाता है कि वो थोड़ी मुश्किल थी समझने में, रहस्यमयी। हाँ, उनकी भाषा को संध्या भाषा या संधा भाषा कहते हैं। संध्या भाषा, शाम वाली। हाँ नहीं, संध्या मतलब जैसे सांझ होती है ना, धुंधुल का, वैसे ही, मतलब एक तरह की सांकेतिक या प्रतीकात्मक भाषा थी, जैसे कोई कोड वर्ड हो। अच्छा, कोड वर्ड। हाँ, उसके दो मतलब निकलते थे, एक तो सीधा साधा जो सबको समझ आ जाए, और दूसरा गहरा आध्यात्मिक मतलब जो सिर्फ उनके अपने दायरे के लोग ही समझ पाते थे। ओह। जैसे सरहपा हैं, वो बाहरी ढकोसलों पर चोट करते हुए कहते हैं कि घर में ही सब कुछ है, तीर्थ जाने या व्रत रखने से क्या मिलेगा। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है जिसका भाव कुछ ऐसा है कि जैसे नमक पानी में घुल जाता है, वैसे ही अपने मन को परम सत्य में मिला देना चाहिए। बाहरी दिखावे से कुछ हासिल नहीं होता। ये तो वाकई दिलचस्प है। सिद्धों के बाद फिर नाच परंपरा आती है। क्या ये उनसे जुड़े थे या बिल्कुल अलग थे? जुड़े भी थे और अलग भी। नाच संप्रदाय को अक्सर सिद्धों की परंपरा का ही, कह लीजिए, सुधरा हुआ रूप माना जाता है। सुधरा हुआ कैसे? इसके सबसे बड़े नाम है गोरखनाथ। नाथों ने सिद्धों की कुछ बातों की आलोचना की, जैसे सिद्धों में तंत्र मंत्र में भोग विलास की तरफ थोड़ा झुकाव आ गया था। अच्छा। नाथों ने इस चीज का विरोध किया। उन्होंने इंद्रियों को वश में करने, नैतिक आचरण, ब्रह्मचार्य और खास तौर पर हठ योग पर बहुत जोर दिया। हठ योग? जी, शरीर को साधना, मन को एकाग्र करना, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, सिद्धों की तरह गुरु का महत्व इनके यहाँ भी बहुत ज्यादा था। गुरु के बिना ज्ञान नहीं। और इनकी भाषा, क्या वो भी सिद्धों जैसी रहस्यमयी थी? नहीं, नाथों की भाषा थोड़ी अलग थी। उसे अक्सर सदुक्कड़ी कहा जाता है। सदुक्कड़ी? हाँ, मतलब साधुओं की भाषा। ये एक तरह की मिली-जुली भाषा थी। इसमें खड़ी बोली के शब्द भी मिलते थे, जो आज की हिंदी का आधार है, साथ में पंजाबी, राजस्थानी के भी। तो ये ज्यादा सीधी थी? हाँ, ये थोड़ी सीधी और आम बोलचाल के करीब लगती थी। और कमाल की बात यह है कि इस सदुक्कड़ी भाषा का असर हमें बाद के संत कवियों पर, खासकर कबीरदास पर साफ दिखाई देता है। अच्छा, तो कबीर की भाषा की जड़ें यहाँ मिलती हैं? हाँ, काफी हद तक। गोरखनाथ संयम पर जोर देते हुए कहते हैं, जिसका भाव है हंसो, खेलो, आनंद में रहो, पर काम क्रोध के चक्कर में मत पड़ो। हंसते खेलते गीत गाते हुए भी अपने मन को मजबूती से काबू में रखो। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह लगती है। जी। तो सिद्ध और नाथ, ये तो योग और रहस्यवाद की बातें हो गई, लेकिन आपने जैन साहित्य का भी जिक्र किया था। उनका क्या योगदान रहा? जैन कवियों का योगदान जबरदस्त है, खासकर पश्चिमी भारत में, गुजरात, राजस्थान वाला इलाका। उन्होंने अपभ्रंश भाषा में बहुत सारा साहित्य लिखा। अपभ्रंश में? हाँ, ज्यादातर। इसे हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो प्रबंध काव्य, यानी लंबी लंबी कहानियां या जीवनियां। अच्छा। और दूसरा मुक्तक काव्य, यानी छोटे छोटे पद या दोहे जिनमें कोई उपदेश या विचार होता था। ये लंबी कहानियां किस बारे में होती थी? बहुत दिलचस्प। जैन कवियों ने अक्सर हिंदू धर्म की प्रसिद्ध कहानियां जैसे रामायण या महाभारत को अपने नजरिए से अपने जैन सिद्धांतों के मुताबिक दोबारा लिखा। ओह, रामायण का जैन वर्जन? हाँ, जैसे स्वयंभू नाम के कवि ने पौमचर्यु लिखा।
वो असल में राम कथा का जैन संस्करण है। उसमें राम वगैरह को जैन महापुरुषों की तरह दिखाया गया है। कमाल है। हाँ, और उन्होंने अपनी तीर्थंकरों और बड़े जैन मुनियों की जीवनियां भी लिखी। इन सब में जोर नैतिकता, संसार से विरक्ति और जैन धर्म के उपदेशों पर रहता था। और छोटे मुक्तक काव्यों में क्या था? उनमें अक्सर आध्यात्म, नीति और वैराग्य की बातें होती थीं, दोहों में, जैसे जो हिंदू नाम के कवि का परमात्मा प्रकाश या योगसार, या मुनि राम सिंह का पाहुड़ दोहा। ये सीधे सीधे जीवन जीने की कला और मन को साधने के तरीके बताते थे। तो क्या इन जैन रचनाओं का बाद के हिंदी साहित्य पर भी कोई असर पड़ा? हाँ, बहुत गहरा असर पड़ा, खासकर छंदों के मामले में। जैन कवियों ने दोहा छंद का खूब इस्तेमाल किया। दोहा? जी, और उन्होंने चौपाई, जिसे बाद में चौपाई कहा गया, के साथ दोहे मिलाकर कड़वक नाम की एक शैली बनाई। कड़वक? हाँ, और यही दोहा चौपाई आगे चलकर भक्ति काल में कितने अहम बन गए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसी का इस्तेमाल किया, जायसी ने पद्मावत में, और रीति काल में भी। तो छंदों के मामले में उनका योगदान बहुत बड़ा है। वाह। अब आते हैं उस धारा पर जिसने शुक्ल जी को वीर गाथा काल नाम देने पर मजबूर किया, यानी रासो काव्य। ये क्या थे? रासो काव्य, जिन्हें चारण काव्य भी कहते हैं, ये ज्यादातर चारण या भाट कवियों ने लिखे थे। चारण या भाट? हाँ, ये कवि राजाओं के दरबार में रहते थे। उनका काम ही था अपने आश्रयदाता राजा की तारीफ में कविताएं लिखना। अच्छा, मतलब दरबारी कवि। जी, इन कविताओं में राजा की बहादुरी, उसके लड़े युद्धों का बहुत बड़ा चढ़ाकर एकदम जोशीला वर्णन होता था। कभी कभी राजा के प्रेम प्रसंगों का जिक्र भी मिल जाता है। और सबसे मशहूर उदाहरण तो शायद पृथ्वीराज रासो है। हाँ बिल्कुल, चंद्र बरदाई का लिखा पृथ्वीराज रासो दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक बहुत बड़ा महाकाव्य माना जाता है। लेकिन मैंने सुना है कि इन रासो ग्रंथों की असलियत पर ही सवाल उठाए जाते हैं कि ये कितने प्रामाणिक हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और कहिए उलझा हुआ मुद्दा है। पृथ्वीराज रासो समेत कई रासो ग्रंथ जिस रूप में आज मिलते हैं, उनकी प्रामाणिकता पर काफी शक किया जाता है। मतलब वो असली नहीं है? ऐसा लगता है कि समय के साथ उनमें बहुत सारी नई चीजें जोड़ी गईं, या शायद वो लिखे ही बहुत बाद में गए। कुछ विद्वान तो उन्हें पूरी तरह जाली भी मानते हैं। ओहो, तो फिर उनका महत्व क्या रहा? देखिए, विवाद के बावजूद ये ग्रंथ हमें उस जमाने के माहौल की, राजाओं, सामंतों, लड़ाइयों की एक धुंधली सी तस्वीर तो जरूर देते हैं, और साहित्यिक शैली के तौर पर भी इनका अध्ययन होता है। और इनकी लिखने की शैली कैसी होती थी? भाषा कैसी थी? शैली तो जाहिर है वीर रस से भरी हुई। युद्धों का ऐसा वर्णन कि आंखों के सामने तस्वीर खिंच जाए, अक्सर बहुत अतिशोक्तिपूर्ण, मतलब बढ़ा चढ़ाकर। हाँ, राजा की तारीफ में तो करेंगे ही। बिल्कुल, कहीं कहीं श्रृंगार रस भी मिलता है। भाषा के लिए अक्सर डिंगल और पिंगल शब्दों का इस्तेमाल होता है। डिंगल और पिंगल? हाँ, डिंगल मतलब जिसमें राजस्थानी का पुट ज्यादा हो, थोड़ी कर्कश सी, और पिंगल जिसमें ब्रज भाषा का असर हो, थोड़ी मीठी। ये उस दौर की साहित्यिक शैलियां थीं जो वीर और श्रृंगार काव्य के लिए इस्तेमाल होती थीं। तो हमने योगियों की बात की, जैन मुनियों की, दरबारी कवियों की। क्या इन सबसे हटकर भी कुछ लिखा जा रहा था? कुछ ऐसा जो शायद आम लोगों के मन के ज्यादा करीब हो? बिल्कुल, यहीं पर दो बड़े नाम सामने आते हैं, विद्यापति और अमीर खुसरो। हाँ, इन्हें हम लौकिक साहित्य यानी सेक्युलर या लोक साहित्य की श्रेणी में रख सकते हैं। विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल यानी मैथिली भाषा की कोयल कहा जाता है। वही विद्यापति जो लगभग 14वीं-15वीं सदी में हुए, मूल रूप से बिहार के मिथिला इलाके के थे, और उन्होंने मैथिली भाषा में जो लिखा वो कमाल का है। उनकी पदावली बहुत मशहूर है ना? हाँ, उनकी सबसे मशहूर रचना पदावली ही है। इसमें उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम, उनके रूप सौंदर्य, उनकी लीलाओं का इतना सुंदर, मीठा और गाने लायक वर्णन किया है कि बस। उनकी भाषा में गजब की मिठास और संगीत है। तो वो भक्त कवि थे या श्रृंगारी? इस पर भी बहस होती है शायद। हाँ, इस पर भी खूब बहस होती रही है। कुछ लोग उन्हें भक्त कवि मानते हैं, कुछ श्रृंगारी। शायद दोनों का मिला जुला रूप हो, लेकिन उनके पद आज भी गाए जाते हैं। ये बड़ी बात है। और अमीर खुसरो, उनका नाम तो कई चीजों से जुड़ा है, संगीत, इतिहास और हिंदी से भी। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। अमीर खुसरो 13वीं-14वीं सदी तो सच में अजूबा थे। वो कवि थे, संगीतकार थे, इतिहासकार थे। दिल्ली के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के इतने प्यारे मुरीद थे। हाँ, सुना है। फारसी के तो वो बहुत बड़े शायर थे ही, लेकिन उन्हें हिंदवी, मतलब उस जमाने की आम बोलचाल की हिंदी में लिखने का भी बड़ा शौक था। और कहते हैं कि
आज जो हम खड़ी बोली हिंदी बोलते हैं उसका साहित्यिक रूप सबसे पहले खुसरो ने ही इस्तेमाल किया। हाँ, ये उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। खड़ी बोली का जो रूप आज हमारी मानक हिंदी है, उसके शुरुआती बीज हमें खुसरो की रचनाओं में मिलते हैं। किस तरह की रचनाओं में? उनकी पहेलियों में, मुकरियों में, मतलब बात कहकर मुकर जाना, 200 खुनों में, 2 बातें जिनका एक मतलब निकले, और कुछ कहानों में। अच्छा। उन्होंने बच्चों को फारसी और हिंदी सिखाने के लिए खालिक बारी नाम की एक डिक्शनरी जैसी किताब भी लिखी थी, तुकबंदी में। वाह, डिक्शनरी भी? जी, उनकी भाषा बिल्कुल आम लोगों की जबान लगती है। जैसे उनकी वो मशहूर पहेली है ना, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। हाँ, आकाश। बिल्कुल। कमाल है। तो सिद्ध, नाथ, जैन, रासो, विद्यापति, खुसरो, इतनी तरह की चीजें एक ही दौर में। अब सवाल ये उठता है कि आज के समय में किसी ऐसे इंसान को जिसे हिंदी या भारतीय संस्कृति में थोड़ी भी दिलचस्पी है, उसे इस आदिकाल के बारे में जानने की जरूरत क्यों है? इसका क्या महत्व है? देखिए, इसके कई गहरे कारण हैं। पहली बात तो ये कि आदिकाल हिंदी साहित्य की नींव का पत्थर है। नींव का पत्थर? जी। बाद में जो भक्ति काल आया, जिसमें कबीर, सूर, तुलसी जैसे महान कवि हुए, उसकी कई जड़ें आदिकाल में हैं। आप देखिए, सिद्धों नाथों का रहस्यवाद, उनकी सामाजिक बुराइयों की आलोचना, गुरु का महत्व, ये सब कबीर में मिलता है कि नहीं? हाँ, मिलता तो है। जैन कवियों के दोहे चौपाई आगे चलकर कितने लोकप्रिय हुए। तो ये वो जमीन है जिस पर बाद की इमारत खड़ी हुई, ये जानना जरूरी है। ठीक है, ये एक बात हुई। और दूसरी अहम बात है इसकी विविधता। ये दिखाता है कि हमारा शुरुआती साहित्य कितना बहुरंगी था। ये उस दौर के समाज का आईना है। आईना? हाँ, जी। जिसमें धर्म भी था, दर्शन भी, राजा महाराजा भी थे और आम लोग भी। एक तरफ योगियों का गहरा चिंतन, दूसरी तरफ वीरों की हुंकार, कहीं नैतिक उपदेश, कहीं प्यार मोहब्बत की गीत और कहीं दिमाग चकराने वाली पहेलियां। ये बताता है कि संस्कृति कभी एक रंगी नहीं होती। ये भी सही है। और तीसरी बात, जो शायद सबसे सीधी है, ये हमारी भाषा के विकास की कहानी है। भाषा का विकास? हाँ, हम देख सकते हैं कि कैसे अपभ्रंश धीरे धीरे पुरानी हिंदी या अवहट्ट में बदली, और फिर कैसे खुसरो के हाथों खड़ी बोली ने साहित्य में अपनी जगह बनानी शुरू की। आज हम जो हिंदी बोल रहे हैं, उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो अपनी भाषा, अपने साहित्य की जड़ों को समझने के लिए आदिकाल को जानना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये थी आदिकाल की हैरत अंगेज दुनिया पर हमारी चर्चा। सिद्धों के गुड़दोहों से लेकर रासों की जोशीली वीर गाथाओं और खुसरों की चटपटी पहेलियों तक, ये वाकई एक ऐसा दौर था जहां बहुत कुछ नया बन रहा था, आकार ले रहा था। जी हाँ। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं चलते चलते। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, आदिकाल की किताबों, उनके लिखे जाने के सही समय, यहाँ तक कि उनकी भाषा को लेकर आज भी इतने सवाल, इतने मतभेद क्यों हैं? ये जो थोड़ी धुंध है, ये जो अनिश्चितता है, ये हिंदी साहित्य की शुरुआत की हमारी समझ को कैसे बदलती है? क्या ये धुंधली शुरुआत बाद में जो इतना महान साहित्य रचा गया, उसे और भी ज्यादा असाधारण और भी ज्यादा उल्लेखनीय नहीं बना देती? ये सोचने वाली बात है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।